Hi guys, I'm Divya Khanna, your English genie, life coach and a storyteller. बचपन से मेरा ये सपना था यार कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई है ना लाइफ में वो प्रॉब्लम्स किसी और को नहीं आनी चाहिए. नाउ हाउ डिड आई एक्चुअली स्टेप इनटू बिकमिंग एन इंग्लिश कोच? क्योंकि बचपन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी और ऐसे मन करता था कि आंसर दो, जवाब दो, चाहे कोई नए इंसान को मिलो या सोशल गैदरिंग में, बट बोलते बोलते एक झिझक और नर्वसनेस होती थी. एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई मैंने सोचा ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोग हैं जो इनकाउंटर करते हैं और क्यों ना लोगों को हेल्प की जाए, राइट? सो हेयर आई एम फॉर यू गाइज एंड आज आई एम हेयर फॉर क्लास 12. Okay, so let me give you a news. I have been teaching the students of class 12 for quite a long time, but this is the first time that we are teaching on YouTube. And हमारा ये सपना है कि हम देश के मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकें. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सिलेबस एंड आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेंगी एंड ऑल्सो तुम्हें ये बताएंगी कि कैसे तुम बोर्ड एग्जाम को परफेक्टली क्रैक कर सकते हो एंड दैट टू विद कॉन्फिडेंस. ओके, तो यार देखो, इंग्लिश इज नॉट समथिंग विच कैन बी क्रैम्ड या जिसको तुम रट्टा लगा सकते हो या जिसको तुम याद कर सकते हो. नहीं, इंग्लिश इज समथिंग जिसको तुम्हें दिल से कनेक्ट करने की जरूरत है. स्टोरीज को समझो, पोम्स को समझो, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स को क्या चाहिए है? बोर्ड एग्जाम्स को चाहिए कीवर्ड्स, वोकैबुलरी, ठीक है, आंसर्स की फ्रेमिंग बहुत राइट होनी चाहिए, स्टोरीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए ताकि when you pen down your answers you are able to put the right keywords, and that is exactly what we are going to learn in these 32 sessions that you guys are going to have with me. Okay, तो guys सबसे पहले make sure कि इन classes को के साथ साथ you need to maintain 2 notebooks. एक होगी आपकी क्लास नोटबुक, जितने भी मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी सारे के सारे नोट्स जाएंगे क्लास नोटबुक में. साथ ही साथ आपकी बनेंगी वोकैबुलरी नोटबुक्स, जितने भी मैं तुम्हें कीवर्ड्स करवाऊंगी, जैसे आज मैंने तुम्हें कोई नया शब्द कराऊंगी, साथ ही साथ मेक श्योर वो वर्ड कीवर्ड जो है तुम्हारा वोकैबुलरी नोटबुक में पहुंच जाए. ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट इनकलकेट करने की कोशिश करना. सीखना और बोलना हम सब चाहते हैं, कुछ एफर्ट मारना पड़ेगा. कोई भी शब्द सीखेंगे तो तुमने कोशिश करनी है कि उस शब्द को अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करना शुरू करो. आई नो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, बट हम खुद से शीशे के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं. ट्राई करो, उन शब्दों को यूज़ करो और देखना इवेंचुअली वो तुम्हारी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएंगे. इज दैट ओके? All right, so if you have any queries or comments, you can actually put them down in the comment section and I'll be taking all your queries, right? So, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही पावरफुल पोम, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पोम, अ पोम विच आई पर्सनली कनेक्ट टू, और तुम भी शायद इस पोम से बहुत कनेक्ट करोगे. एंड द नेम ऑफ द पोम इज कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा. अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम पोएम होता है कि पोम होता है? बेसिकली जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है पोम. इज दैट ओके? सो आज हम करने वाले हैं पोम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा. ऑल राइट, कहते हैं ना यार, ये भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब इतना तेज भाग रहे हैं कि शायद भागते भागते या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइज को फुलफिल करते करते, ओके, या एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते करते गाइज, और कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को बनाते बनाते, आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पास. तुम्हारे पे मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस होंगी या अच्छे अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस होंगी तुमसे, हमसे कोई और मतलब इस दुनिया के भाग दौड़ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते, एक्सपेक्टेशंस को पूरी करते करते, आइडेंटिटी बनाते बनाते, अपना नेम के लिए या फॉर द सेक ऑफ मनी हम सब कहीं ना कहीं खो गए हैं. We all have lost ourselves. शायद हमने खुद को खो दिया है. हमने खुद को इस तरह से खो दिया कि आज किसी भी इंसान से पूछोगे तो वो सैड फील करेगा, बट विदाउट नोइंग द रीज़न कि वो आखिर सैड क्यों है.
हम सब ना अंदर से हॉलोनेस, से खालीपन कभी ना कभी महसूस करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम के स्पेलिंग में प्लीज़ एक चीज़ याद रखना कि डबल सी नहीं आता, सिंगल सी आता है और डबल यू आता है। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगियों में खालीपन, एक वैक्यूम, एक खोखलापना आ चुका है, ठीक है। और पैब्लो नेरुडा एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं चाहता। यार याद करो, एक ज़माना होता था, कभी अपने दादा दादी जी से या नाना नानी जी से पूछना कि क्या उन्होंने ऐसे वर्ड्स अपनी लाइफ में कभी सुने थे। स्ट्रेस वर्ड, जो आज बच्चा बच्चा और बड़े एडल्ट के मुंह से, सबके मुंह से तुम ऐसे शब्द सुनते हो। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन। शायद एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब ये शब्द किसी ने भी अपने मुंह से बोले नहीं थे, पता ही नहीं होता था लोगों को क्या है। इसी थीम पे आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं तुम्हें क्लास 12 में, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे वो चैप्टर। तो पैब्लो नेरुडा को लगता है व्हाई स्ट्रेस, एज इन व्हाई स्ट्रेस और व्हाई डिप्रेशन और व्हाई एंजाइटी। तो इसलिए पैब्लो नेरुडा ये पोम लिखता है। क्यों लिखता है वो ये पोम गाइस? वो इसलिए लिखता है पोम बिकॉज वो ये चाहता है कि हम एग्जिस्ट ना करें, हम इस धरती पे, हम इस अर्दली लाइफ में सिर्फ एग्जिस्ट ना करें, मतलब हम जी रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता क्यों जी रहे हैं। ही वॉन्ट्स अस टू लिव इन द ट्रूएस्ट ऑफ सेंस। वो चाहता है हर दिन जब हम उठें हम कनेक्टेड फील करें खुद से, हम एक एड्रेनलिन रश से उठें और हम अपनी लाइफ को ट्रूली और होलली जी लें। दैट इज द मोटिव ऑफ पैब्लो नेरुडा एंड हेंस कीपिंग क्वाइट। व्हाई कीपिंग क्वाइट, ये भी समझते हैं टाइटल। इस शोरगुल में, बाहर के शोर को सुनते सुनते पैब्लो को लगता है अंदर की आवाज़ को कहीं हम सब खो ना दें। लोगों की डिमांड्स पूरी करते करते, अपनी लाइफ में एक आइडेंटिटी बनाते बनाते, अपने लिए एक मुकाम हासिल करते करते, कहीं ये ना हो कि हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन ना पाएं। तो क्या बोल रही है ये पोम? बाहर के शोर को ज़रा कीजिए शांत ताकि हम अंदर की आवाज़ को सुन सकें। कीपिंग क्वाइट। अब इस पोम को हम ना 2 लेवल्स पे करेंगे। ओके, कौन से लेवल्स पे करेंगे? इस पोम को हम करने वाले हैं 2 लेवल्स पे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक हम इस पोम को करेंगे मेडिटेटिव लेवल पे और एक हम इसको करेंगे सिंबॉलिक लेवल पे। एक हम इस पोम को करेंगे मेडिटेटिव लेवल पे और एक हम करेंगे सिंबॉलिक लेवल पे। ध्यान से सुनो। कीपिंग क्वाइट, ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से जो पोएट है ना वो हमें मेडिटेशन करवा रहा है कि एकदम शांत हो जाओ, बी पीसफुल, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। ये ऊपर ऊपर से पोम का मीनिंग है, लेकिन एक्चुअल में पोएट जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग निकालना चाह रहा है इस पोम से। कौन सा मीनिंग निकालना चाह रहा है? सिंबॉलिक मीनिंग निकालना चाह रहा है। वो हमें एक लार्जर मीनिंग दे रहा है इस पोम से, जो आज हम समझेंगे कि वो जो कनेक्ट हम सब ने, तुमने, मैंने और हम सब ने खुद से कहीं ना कहीं भागते भागते खो दिया है, क्यों ना उस कनेक्ट को दोबारा क्रिएट किया जाए। Okay, so what is the intention of the poet? The poet wants all of us. Now this is really important. सारे keywords को बहुत ध्यान से समझना, because board exams में you need to actually follow these keywords. समझना, ठीक है? poet चाहता है कि भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, खुद को खो रहे हो, एक काम करते हैं, let's take a productive pause. Let us take a productive pause. रुक जाइए, थम जाइए, जरा कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। क्यों? लो प्रोडक्टिव पॉज। ओके, वो कहता है पहले स्लो डाउन, रुक जाइए, स्लो डाउन, थोड़ा सा थम जाइए। ओके, स्लो डाउन। नेक्स्ट क्या बोलता है? वो कहता है लेट अस इंट्रोस्पेक्ट। लेट अस इंट्रोस्पेक्ट, समझाती हूँ मीनिंग सारे। लेट अस रेट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट, लेट अस रेट्रोस्पेक्ट। ओके, अब मैं मीनिंग समझाती हूँ। कहता है भाग रहे हो तुम सारे, चाहे तुम चाहे मैं, थोड़ा सा थम जाओ। ये पोम का मीनिंग कनेक्ट करना अपनी लाइफ से। लेट अस इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक विद इन, अंदर झांकने को बोलते हैं। लुक विद इन, क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, खुद से कनेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। रेट्रोस्पेक्ट करो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोस्पेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट?
इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अंदर झांकना, ठीक है, लेकिन रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पीछे जाके, पास्ट में जाके, रेट्रो पास्ट में जाके ये देखना कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ सही था, ठीक है। कहता है तुम रुक जाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो, पास्ट में जाओ, रेट्रोस्पेक्ट करो, एंड देन एनालाइज करो, सब चीज़ें एनालाइज करो लाइफ में, okay, so that what is the reason for doing all these 4 things, and what is the reason for taking a productive pause? This is the reason for taking a productive pause, so that you all can make a massive comeback, so that after a productive pause, after introspection, after retrospection, after analysis, हम सारे एक comeback मार सकें, हम सारे figure out कर सकें कि हम लाइफ से चाहते क्या हैं। Keeping quiet, इज दैट ओके। अब तुमने एक चीज़ देखी होगी जो भी 2020 से पास आउट हुए हैं कि यार कहीं ना कहीं 2020 में जो हमने कोविड-19 की वजह से पॉज देखा, वो एक डेलिब्रेट पॉज हम सब ने अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया। सब कुछ पॉज हो गया, बाहर दुनिया रुक गई, वर्ल्ड रुक गया, हम घरों में बैठ गए, हमें वो वक्त मिला जो शायद हमें कभी सोच भी नहीं सकते थे हम अपने लिए निकाल लेंगे। आई नो बुरा हुआ थोड़ा बहुत एंड बहुत ज़्यादा दुनिया ने सफ़र किया, बट कहीं ना कहीं हम सब ने खुद से स्लो डाउन हुए, इंट्रोस्पेक्ट किया, रेट्रोस्पेक्ट किया, एंड एनालिसिस किया खुद से और अपनी फैमिली से कनेक्ट करके। आई थिंक वी ऑल आर रेडी फॉर अ कम बैक, राइट? सो दिस इज द प्रोडक्टिव पॉज दैट पैब्लो इज टॉकिंग अबाउट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, तो अब हम इस पोम को समझेंगे, कीवर्ड्स को बहुत से समझेंगे और देखेंगे कि पोएट कहना क्या चाहता है। ओके, pour in your queries freely in the comment section if you are not able to understand anything. Okay, now we will count to 12 and we all will keep still. अब पोएट बोलता है we will count to 12. अब क्वेश्चन आता है जो तुम लोगों से मेरे को एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएगा, why 12? Why not 10? Why 9? Why not 8? बोर्ड भी पूछता है वाई 12। तो गाइज 12 क्यों बोला गया है? बिकॉज 12 के मल्टीपल रीजन हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि 12 रिप्रेजेंट्स अ कॉस्मिक क्लॉक। क्लॉक के हैंड्स के कितने नंबर डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं? 12। एंड आई वॉन्ट यू टू यूज द वर्ड कॉस्मिक क्लॉक। और 12 is also a holy number. It's also a holy number for the Christians. Is that okay? ठीक है। और सुनिए, when their prayers are often chanted. Next देखो, 12 represents the months in a year. कितने months होते हैं year में? 12. And last but not the least, even the alphabets of the poem, keeping quiet. खुद देखो, लिखना है ये तुमने आंसर में भी। जब अल्फाबेट्स गिनोगे कीपिंग क्वाइट के, यू विल बी अमेज्ड टू नो इवन द अल्फाबेट्स आर 12 एंड हेंस 12। 2 marks का very important question, why 12? You have the answer. Now we will count to 12 and you all will keep still. Just a second. You all will keep still. Still का मतलब है शांत हो जाओ सारे। Let's be at peace. छोड़ दो दुनिया की सारी टेंशन। लेट्स बी एट पीस, लेट्स बी काम, ठीक है। लेट्स लीव ऑल द टेंशंस, जितने भी तुम्हारे माइंड में इस टाइम पे रश है, मैडनेस है, टेंशन है, कंपटीशन है, थोड़े टाइम के लिए थमा दीजिए उसे। नाउ वील काउंट अप टू 12 एंड वी ऑल विल कीप स्टिल, calm. Let's connect to ourselves. Okay, that's the intention of the poet through these 2 lines. 12 का मीनिंग क्या है और still का क्या मीनिंग है? These are the 2 major questions. Still का मतलब है let's keep calm, let's keep peaceful, away from the tensions. इसका मतलब होता है not, जब मैंने not लगा दिया इसका मतलब है भूल जाओ इसको, कि there should be no tensions. No के लिए यूज किया, there should be no anxiety, there should be no other problem. Okay, आगे चलते हैं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. समझते हैं। For once on the face of earth क्या मतलब है? For once on the face of earth, दुनिया में एक बार सिर्फ। For once, can we keep quiet? For once on the face of earth का मतलब है दुनिया में ऐसी मोमेंट कभी भी नहीं हुई।
सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट हैज़ नेवर बिफोर हैपेंड। जब पूरी दुनिया थम गई हो, जब पूरी दुनिया खुद से कनेक्ट कर रही हो, वो कनेक्ट जो हमने भीड़ में खो दिया है, ये वो मोमेंट होगा पहली बार जो सारी दुनिया वो कनेक्ट को फील कर पाएगी। शायद हम बहुत लकी हैं, तुम्हारा बैच बहुत लकी है कि क्योंकि तुमने रिसेंटली ये वाला पॉज एनकाउंटर किया 2020 में। वंस पहली बार ऐसी चीज़ अर्थ पे होगी। Let's not speak in any language, okay? Now what is the deep meaning of the word language? Language को रोकने को क्यों बोल रहा है पोएट? कह रहा है लैंग्वेज नहीं बोलनी इस मोमेंट में। क्या लगता है तुम्हें लैंग्वेज को रोकने को क्यों बोल रहा है? बिकॉज गाइज कहीं ना कहीं पोएट ये महसूस करता है कि जो लैंग्वेज है ना, मैं हिंदी बोलूँगी फॉर एग्जाम्पल, या कोई और जो भी, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन जो लैंग्वेज है वो अलग होगी, अकॉर्डिंग टू द कंट्री जो है वो लैंग्वेज अलग होगी। कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई पंजाबी बोलेगा, समझ में आ गया? तो वो कहते हैं सारी लैंग्वेजेस को इस मोमेंट में रोक दो। क्यों? क्योंकि उसे लगता है लैंग्वेज जो है इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ना लैंग्वेज से कहीं ना कहीं एक चीज़ पता लग जाती है। क्या पता लग जाती है? आइडेंटिटी पता लग जाती है, बैकग्राउंड पता लग जाता है। और पैब्लो नहीं चाहता कि आप या मैं या कोई रिलीजन या कोई कंट्री आपस में इस मोमेंट में डिवाइडेड हो। वो चाहता है सारी दुनिया एक हो, हम सारे ह्यूमंस हो इस मोमेंट में। इसलिए कहता है लैंग्वेज को रोक दो, कोई नहीं बोलेगा कोई भी लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, मतलब भेदभाव। गाइज हो सकता है मैं हिंदी के गलत लिख दूं, कोशिश करूंगी सही लिखूं, बट होस्ट कहते हैं लैंग्वेज जो है भेदभाव क्रिएट करती है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। और क्या क्रिएट करती है? प्रेजुडिसेस। इसका क्या मीनिंग होता है? नया वर्ड अगर किसी को नहीं आता, प्रेजुडिसेस का भी मतलब होता है भेदभाव। आई एम गोना बी गिविंग यू दीज नोट्स, मतलब तुम्हें पीडीएफ में ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। लिंक विल ऑल्सो बी गिवन टू यू गाइज। ऑल्सो मैंने एडिशनल नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो आपको दिए जाएंगे, राइट? तो ध्यान से सुनो। इसलिए कहता है किसी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट में, इस स्प्लेंडेड मोमेंट में स्टॉप एनी एंड एवरी काइंड ऑफ लैंग्वेज। क्यों? रीजन बताओ। सो दैट वी ऑल आर connected, so that we all are united, so that the world is not divided. आगे आ जाइए। Let's stop for a second. Stop all kind of an activity, all kind of activity that is destructive. हर एक्टिविटी को रोक दीजिए and not move our arms so much. And not move our arms so much. बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि तुम्हें बोला, ऊपर से तुम्हें समझ में आएगा कि पोएट हमें मेडिटेशन करवा रहा है कि हिलो ना, डुलो ना, चुपचाप बैठ जाओ, बोलो ना। लेकिन डीप मीनिंग का क्या मीनिंग है इसका? लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पोएट बोलता है कि इस कमेंडेबल मोमेंट में, इस स्पेशल मोमेंट में सस्पेंड कर दो। सस्पेंड कर दो मतलब रोक दो। क्या रोक दो? रोक दो, सस्पेंड कर दो। हर तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को रोक दो इस मोमेंट में, क्योंकि ये मोमेंट हमारा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब हम ना रियल में सोच रहे हैं कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, दुनिया कहाँ सही है, मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। देखो, लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, लेट्स सस्पेंड ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। कौन कौन सी? चाहे वो ग्रीन वॉर्स हो। ग्रीन वॉर्स कौन सी होती है? वॉर्स अगेंस्ट नेचर। नेचर को तबाह करने की एक्टिविटी को रोक दो। लगे हुए हैं हम, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, खेत को, मतलब फॉरेस्ट को, वी आर एक्चुअली अपरूटिंग द फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग। वो कहता है छोड़, हर तरह की नेचर के अगेंस्ट जो हमने वॉर डिक्लेयर की हुई है इस मोमेंट में उसको रोक दीजिए। और किस चीज को रोक दीजिए? न्यूक्लियर वॉर्स को रोक दीजिए। न्यूक्लियर वॉर्स। स्टॉप ग्रीन वॉर्स, स्टॉप न्यूक्लियर वॉर्स, द वॉर्स जो हम करते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, उन वॉर्स को रोक दीजिए। और किसको रोक दीजिए? वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सस्पेंड ऑल काइंड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज? वो एक्टिविटीज जो हमारे मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो एक्टिविटीज जो हमारा खुद से कनेक्ट तोड़ती हैं। जैसे वो खालीपन जो हम महसूस कर रहे हैं कि हम भाग रहे हैं, दुनिया में पैसे कमा रहे हैं या काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम आराम से बैठ के खाना खा लें। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इस तरह की एक्टिविटीज को बोल रहे हैं। भागते भागते खाना खा रहे हैं, मील स्किप कर रहे हैं, या अपने आप को देख नहीं रहे कि क्या हम सही हैं, एम आई ओके ओवर हियर,
Am I feeling good? तो वो कहता है इस मोमेंट में सारी, लेट्स नॉट मूव आवर आर्म सो मच, प्लीज याद रखना इन तरह की 3 एक्टिविटीज को रोक देना है। ग्रीन वॉर्स, वॉर्स अगेंस्ट नेचर, न्यूक्लियर वॉर्स मतलब वेपन्स वाली वॉर, बॉम्ब्स वाली वॉर्स, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली वॉर्स मतलब जिसमें हम अंदर से एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, अंदर से स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, अंदर से डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज रोक जाएं और थम के खुद से कनेक्ट करें। आ रही है पोम समझ? कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। ओके, नेक्स्ट, it would be, now another very important question, it would be an exotic moment, it would be an exotic moment। ओके, पहले इस लाइन को करते हैं which is very important, it would be an exotic moment। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना exotic का मीनिंग गलत समझ जाते हैं। उन्हें लगता है exotic का मतलब है very attractive, something that is very attractive। नहीं, exotic का मतलब एक्चुअल में अगर तुम देखोगे ना डिक्शनरी में, exotic का मतलब होता है यूनिक, डिफरेंट, ठीक है, यूनिक, डिफरेंट, लिख लिया करो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कितना ज्यादा सुना हुआ है तुमने ये शब्द, सुनने के बाद भी तुम्हें कहीं ना कहीं ये शब्द का एक्चुअल मीनिंग कई बार हमें नहीं समझ में आ पाता। इट वुड बी अ यूनिक, डिफरेंट, अनयूजुअल मोमेंट, अनयूजुअल मोमेंट, ठीक है। पोएट हमसे पूछता है, अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ये एक अनयूजुअल, यूनिक और डिफरेंट मोमेंट क्यों होगा, खुद सोचो। Why would this moment be an exotic moment? Why would it be a different moment? इसलिए क्योंकि such a moment, अगर तुमने लिखना है such a moment has never happened before, has never happened before, ऐसा moment कभी नहीं हुआ। तुम बोलोगे लेकिन कैसा moment? ऐसा moment जिसमें हम खुद से कनेक्टेड हैं, जिसमें जो वर्ल्ड है, जिसमें हम खुद से कनेक्टेड हैं, जिसमें जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड नहीं है, वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड नहीं है, वर्ल्ड जो है वो यूनाइटेड है, ठीक है। ऐसा मोमेंट जब हम सारे यूनाइट हो चुके हैं, जब हम सब पीस फील कर रहे हैं, जब हम में से कोई भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, इसलिए ये एग्जॉटिक मोमेंट है, पहले नहीं हुआ कभी और दुनिया कनेक्टेड है हमेशा हमेशा के लिए। ओके, what a beautiful, what an exotic, what an extraordinary moment, without rush, without engines, without the rush of the era। rush का क्या मतलब होता है? देखो, rush का मतलब होता है without the madness of the era, without you know what, without so much competition। यार कितना competition है हर जगह। I don't say it's bad, but कभी कभी competition खुद पे हावी हो जाता है, तुमने भी महसूस किया होगा, हर जगह इतना सारा competition। इस मोमेंट में विदाउट रश, रश में आएगा मैडनेस, कंपटीशन, और क्या आएगा रश में, और क्या आएगा, यू नो, एक्सपेक्टेशंस, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये मीनिंग है रश वर्ड का। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। अब इंजन्स का यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है। अब इंजन्स किस चीज को रिप्रेजेंट, सोचो, खुद सोचो, इंजन्स जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते होंगे? इंजन्स, थिंक, रिफ्लेक्ट, इंजन्स किसको रिप्रेजेंट करते होंगे? इस मोमेंट में इंजन्स नहीं होंगे, इंजन्स रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्नाइजेशन। सुनो, बेसिकली मॉडर्नाइजेशन में कुछ गड़बड़ नहीं है, समझो, प्रॉब्लम है इंजन्स रिप्रेजेंट करते हैं मैकेनाइजेशन। समझा रही हूँ, डोंट वरी। मैकेनाइजेशन में एक वर्ड, एक बात बताती हूँ, एस भी आ सकता है गाइज यहाँ पे और जेड भी आ सकता है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। इस मैकेनाइजेशन का मतलब समझते हो? मशीनी दुनिया। ये मोमेंट होगा जब मशीनी दुनिया में, मैकेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? टू मच मशीन्स, टेक्नोलॉजी। इस मोमेंट में टेक्नोलॉजी, ओके, मशीन्स, मॉडर्नाइजेशन से दूर होके कुछ वक्त हम करेंगे खुद से कनेक्ट। समझो, विदाउट रश। टेक्नोलॉजी ने हमें कहीं ना कहीं, अच्छी है टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी है, ठीक है, थैंक्स टू ऑल द साइंटिस्ट्स, बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने हमें इतना ज़्यादा बिजी कर दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कुछ, की कनेक्ट हो रहा है। कह रहे हैं इस मोमेंट में लेट्स स्टॉप ऑल मैकेनाइजेशन। स्टॉप का मतलब ये नहीं है कि लिटरल में रोकना, हम खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैकेनाइजेशन को साइड पे रख दो कुछ टाइम के लिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग? नाउ लुक एट दिस पेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी ऑल विल बी टुगेदर। जैसे मैंने तुम्हें बोला, ऐसा मोमेंट कभी नहीं हुआ, यूनिक मोमेंट है, एक्सोटिक मोमेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट है। कौन सा मोमेंट है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट है गाइस। आई विश
हम सब इस ऐसे ही खुद से कनेक्ट कर पाए, है ना, कहीं ना कहीं किया भी है। when we all would be united, when we all will be united, when कोई लैंग्वेज नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नेशन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब एक होंगे इस मोमेंट में, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ओके, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें दो चीजें सिखानी है। सडन स्ट्रेंजनेस, सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाई, सेम आंसर है तुम्हें पता है, वाई वुड दिस मोमेंट बी स्ट्रेंज, सेम आंसर है, ये वाला मोमेंट स्ट्रेंज क्यों होगा, सेम आंसर होगा कौन सा वाला, कि ये वाली मोमेंट एग्जॉटिक क्यों है, डिफरेंट क्यों है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों है, क्यों स्ट्रेंज है, बिकॉज ये वाला ऐसा मोमेंट लाइफ में कभी भी नहीं हुआ, ऐसा वाला मोमेंट हमने आज तक नहीं देखा, जब कोई भी बंदा परेशान ना हो, सब सेल्फ कनेक्टेड है। आई यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या समझा रही हूँ? चलो ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रेंज क्यों है, वही एग्जॉटिक वाला आंसर लिखना है, वी ऑल वुड बी टुगेदर, देयर वुड बी नो लैंग्वेज, द वर्ल्ड विल नॉट बी डिवाइडेड, द वर्ल्ड विल बी यूनाइटेड। लेकिन एक चीज़ सिखाना चाहूँगी तुम्हें, पता है पोम्स में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें हर न्यू लेक्चर के साथ सिखाऊंगी, पोएटिक डिवाइसेस, और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है पोएटिक डिवाइसेस में। डोंट वरी, हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पोएटिक डिवाइस ज़रूर समझेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। पोएट बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं पहली पोएटिक डिवाइस से, जिसे हम बोलते हैं, देखो, एलिटरेशन। एलिटरेशन, ओके ना, व्हाट इज एन एलिटरेशन बताती हूँ तुम्हें ना। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में 1 मार्क का कि बताओ पोएटिक डिवाइस कौन सी है। सबसे पहले एलिटरेशन समझते हैं होता क्या है। देखो, रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड as well as the same alphabet in case of closely connected words। समझाती हूँ, ये दोनों शब्द देखो, सडन, स्ट्रेंज, ठीक है, स देखो, एस यहाँ पे भी यूज है, एस यहाँ पे भी यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखो स, ओके, और यहाँ पे भी स्ट्रेंज, आ तो स की साउंड रही है, श की साउंड तो नहीं आ रही, पूरे वर्ड की साउंड नहीं देखनी तुमने सिर्फ जो साउंड देखनी है वो अल्फाबेट्स की देखनी है, स्टार्टिंग अल्फाबेट्स की देखनी है। देखो, सडन, स्ट्रेंजनेस, क्लोजली यूज्ड है ये वर्ड्स, और दोनों की साउंड भी सेम आ रही है, दोनों का अल्फाबेट, दोनों चीजें स्टैंड होनी चाहिए एलिट्रेशन होने के लिए, इसलिए ये दोनों शब्द हुए एलिट्रेशन। चलो मैं तुम्हें एक दो और एग्जांपल्स देती हूँ एलिट्रेशन के, ठीक है, बताना एलिट्रेशन है कि नहीं है। ओके, देखो, जैसे हम यूज करते हैं बॉनी ब्राइड, ठीक है, बॉनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। क्या मतलब होता है? ब्यूटीफुल। अब देखो, बी और बी दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, बी और बी दोनों आ रहे हैं, ये तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी, दोनों में साउंड भी देखो ब का आ रहा है, बॉनी ब ब्राइड, इसलिए ये एलिट्रेशन है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखो, स्वीट शुगर। सोचो जरा, इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं क्या ये एलिट्रेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, चेक करो क्या ये एलिट्रेशन है। देखते हैं, देखो, एस और एस वाली कंडीशन तो है, दोनों में एस और एस आ रहा है, लेकिन देखो यार, इसमें स की साउंड आ रही है, स्वीट स, और इसमें क्या आ रही है, शुगर श की साउंड आ रही है। क्या इसमें सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ये एलिट्रेशन नहीं हुई। दिस इज नॉट एन एलिट्रेशन। ओके, अब तुम्हें समझ में आ गया, इस मोमेंट में हम सब इकट्ठे होंगे इन सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंज क्यों है मोमेंट तुम्हें पता है, सडन स्ट्रेंजनेस कौन सा पोएटिक डिवाइस है, सडन स्ट्रेंजनेस है एलिट्रेशन। क्लियर हो गया? डन, आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm the whales। ये ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट होगा। फिशरमैन कौन होते हैं? अब ध्यान से सुनो, जब फिशरमैन जो हैं, ओके, पेन्स बड़े डिफरेंट हो रहे हैं बट कोई बात नहीं, फिशरमैन जो हैं वो व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे। सोच सकते हो इसका क्या मीनिंग होगा? डीप। फिशरमैन पता है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हर तरह के ऑपरेसर्स को। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये शब्द नहीं पता समझाऊंगी। ऑपरेसर्स का मतलब है जो किसी को दबाते हैं, जो किसी को तंग करते हैं, जो किसी को टॉर्चर करते हैं, कोई भी हो सकते हैं, चाहे कोई बंदा किसी गरीब बंदे को तंग कर रहा है। व्हेल्स कौन है? ऑपरेस्ड हैं, ऑपरेस्ड, ठीक है। ये वो मोमेंट है जब सबको एक चीज होने वाली है। क्या होने वाली है? सबको सेल्फ रियलाइजेशन होने वाली है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सेल्फ रियलाइजेशन होने वाली है। सेल्फ रियलाइजेशन, देखो कि कहाँ हम सही हैं, कहाँ गलत है। तो जिस तरह के भी जो ऑपरेसर, फिशरमैन पता है कौन है? वो बंदे जो दूसरों को तंग करते हैं,
ऑपरेसर्स या जो बंदे हंटर्स हैं किसी भी तरह के, देखो चाहे मैन है, मैन भी हो सकता है, एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें, चाहे मैन हो सकता है जो किसको हार्म करता है, नेचर को। तो फिशरमैन में अगर तुमने कभी एग्जाम्पल देना हो ना तो तुम दे सकते हो, मैन का एग्जाम्पल दे सकते हो जो नेचर को डिस्ट्रॉय करता है। ये वाली 2 लाइन समझ में आई? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। हर तरह के जो ऑपरेसर्स हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे कि नहीं, हमने तंग नहीं करना, चाहे वो इंसान हो जो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या कोई ऐसा इंसान जो वॉर्स वेज कर रहा है, या कोई ऐसा इंसान जो किसी को डोमिनेट कर रहा है। हर तरह के जो ऑपरेसर्स, कौन होते हैं ऑपरेसर्स? कम ऑन, यस, ऑपरेसर्स का मतलब होता है तो दूसरों को दबाते हैं। हर तरह के ऑपरेसर्स जो हैं वो शांत हो जाएंगे, वो थम जाएंगे। क्यों थमेंगे? क्योंकि उनको होगी एक मैसिव सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, लेट्स मूव अहेड। And man gathering salt would look at his hurt hands. बड़ा प्यारी 2 लाइन्स हैं। क्यों प्यारी 2 लाइन्स हैं? हमसे कनेक्ट होती हैं, तुमसे कनेक्ट होती हैं। देखो, मैन गैदरिंग सॉल्ट कौन है? मैन गैदरिंग सॉल्ट सिर्फ वो नहीं है जो सॉल्ट गैदर कर रहा है। मीनिंग समझो, मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हर चीज का सिंबॉलिक मीनिंग है। मैन गैदरिंग सॉल्ट कौन है? मैन एट लार्ज, हम सब जो लगे पड़े हैं, भाग दौड़ में लगे हैं ड्रीम्स के लिए। अच्छी बात है, क्यों नहीं पूरे करने चाहिए ड्रीम्स, बट विद अ प्रोडक्टिव पॉज। ठीक है, मैन एट लार्ज हु इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है? इन अ क्वेस्ट ऑफ हिज प्रोग्रेस, मतलब हु इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ for the sake of success, for the sake of progress। मतलब समझाती हूँ, टेंशन ना लो। फिशरमैन से समझते हैं पहले कि फिशरमैन जो है, सॉरी, मैन गैदरिंग सॉल्ट है ना, जो वो बेसिकली सॉल्ट को गैदर करने में इतना बिजी है, उसको घर के लिए रोटी कमानी है, कि कहीं ना कहीं ये करते करते वो ये नहीं देख रहा उसके हाथ को क्या डैमेज हो रहा है। इस मोमेंट में हर इंसान को रियलाइज होगा कि भागते दौड़ते हमने खुद को क्या डैमेज किया। तुमने ये शब्द बहुत ऑफन सुने होंगे, मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है, परेशान हो रहा हूँ, जितनी भी परेशानी। इस मोमेंट में हर इंसान कहेगा कहीं ना कहीं भागते भागते, प्रोग्रेस करते करते, सक्सेस करते करते मैंने खुद को तो नहीं डैमेज कर लिया। वो जो सेल्फ डैमेज है, वो जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, वो थम जाएगी, वो रुक जाएगी। मैन गैदरिंग सॉल्ट, हम हैं, मैन एट लार्ज वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कहा था ना, खाना नहीं खाते काम करते करते। इस मोमेंट में हम देखेंगे कि कैसे अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आए। आर दीज ऑल लाइन्स वेरी क्लियर टू यू? मतलब हमने देखा कैसे पोम शुरू हुई, कैसे पोएट ने हमें बोला शांत हो जाइए, अंदर के शोर को, बाहर के शोर को शांत करके अंदर की आवाज़ को सुनिए, और कैसे वो हमें बोल रहा है ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट होगी। चलें आगे। ओके, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। आज हमने डिस्कस किया था ग्रीन वॉर्स कौन सी होती हैं, वॉर्स अगेंस्ट नेचर, वो सारी वॉर्स जो हमने नेचर के अगेंस्ट वेज की हैं। ठीक है, जो इंसान ऑपरेसर्स कह लो, दोज में कौन होंगे? दोज, हर तरह का इंसान, सेल्फिश पीपल, दोज में कौन होंगे? तो अगर तुमसे ना क्वेश्चन आ सकता है सेल्फिश पीपल, तुमसे क्वेश्चन आ सकता है दोज कौन है, तुम बोलोगे वो लोग जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए करते हैं, मतलब सेल्फिश पीपल, या तुम फिर से वो वर्ड यूज कर सकते हो ऑपरेसर्स। Those who prepare green wars मतलब wars against nature, deforestation, destruction, जहाँ पे हम नेचर को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, wars with gas, wars with fire। ग्रीन वॉर्स तो समझ में आ गई हमें कौन सी है, नेचर को डिस्ट्रॉय करने की वॉर्स। wars with gas, wars with fire, कौन सी वॉर्स हैं? न्यूक्लियर वॉर्स होंगी, न्यूक्लियर एटमिक वॉर्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। Victory with no, this is a very important and a beautiful line, victory with no survivors, sorry। तो कहते हैं victory with those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। चलो इनको तो इकट्ठे समझेंगे, यहाँ तक समझेंगे, लेकिन पहले victory with no survivors का मीनिंग समझते हैं। ये लाइन ना वॉर की आयरनी बताती है। क्या बताती है वॉर की? आयरनी। आयरनी का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जो दिखने में कुछ और हो और उसका मीनिंग कोई और निकले। देखो क्यों लड़ी जाती हैं वॉर्स, क्यों लड़ते हैं वॉर? हम इसलिए लड़ते हैं कि या तो हम रिलीजन के लिए लड़ते हैं वॉर, ठीक है, या हम नेशन के लिए लड़ते हैं, या इसलिए लड़ते हैं वॉर कि हम सुपीरियर तुम इन्फीरियर, है ना, इसलिए वॉर्स को लड़ा जाता है। कोई भी पर्सनल मोटिव होता है।
ये जितने भी लोग हैं जो वॉर्स को वेज कर रहे हैं ना यार, इस मोमेंट में रियलाइज करेंगे कि विक्ट्री, कौन सी विक्ट्री, किस विक्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें कोई सर्वाइवर्स नहीं है, कौन से सर्वाइव। तुम बोलोगे अगर मैम ऐसा तो नहीं है कि वॉर में सारे लोग मर जाते हैं, नो सर्वाइवर्स का क्या मतलब है? विक्ट्री विद खोखली विक्ट्री है, खाली, बहुत ही यूजलेस विक्ट्री है। क्यों? अगर हम वॉर में जीत भी जाते हैं ना तो हम वो जीत नहीं लगती जब लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब कितनी डेथ्स हो जाती हैं वॉर में, कितने लोगों की डेथ होती है। और साथ ही साथ जो वॉर के सर्वाइवर्स भी होते हैं, जो लोग सर्वाइव कर लेते हैं, वो इमोशनल डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इमोशनल डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, वो इमोशनली बहुत डैमेज। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का मतलब है चाहे वॉर से सर्वाइव कर जाते हैं फिर भी वो इमोशनली डेड फील करते हैं, चाहे वो वॉर्स अगेंस्ट नेचर हो, नेचर को डिस्ट्रॉय करके नेचर हमसे बदला लेती है और सर्वाइवर्स बचते नहीं है बदले में। और अगर हम नेशन या किसी और रिलीजन के साथ वॉर वेज करेंगे, एंड में हमें भी अच्छा नहीं फील होगा। तो वो कहते हैं जितने भी लोग वॉर्स वेज करते हैं वो खोखली वॉर्स, वो यूजलेस फ्यूटाइल वॉर्स। लेट मी टीच यू अ वर्ड, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, FUTILE, क्या मतलब होता है फ्यूटाइल का? यूजलेस, जिससे किसी को अच्छा नहीं फील हुआ। लड़के भी कभी अच्छा फील होता है? बिल्कुल भी नहीं। वुड इन दिस मोमेंट, यहां तक समझो, टेंशन नहीं लेनी। वुड इन दिस मोमेंट, वुड के बाद तुम बुक में अपने लिए ऐड कर सकते हो ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। वुड अपने लिए, जस्ट एड इट फॉर योर सेल्फ। वुड इन दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट में, कौन से मोमेंट में? वही एग्जॉटिक, एक्स्ट्रॉर्डनरी, यूनिक, कमेंडेबल, कमाल की मोमेंट में, इस मोमेंट में वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। ध्यान से समझते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का ऊपर वाला मीनिंग नहीं है कि साफ कपड़े पहन लेंगे, नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब होता है पुराने कपड़े। वो पुराने कपड़ों का क्या मतलब है? आई जस्ट एक्सप्लेन, आई एम रबिंग दिस नाउ, ठीक है? तुम्हें आई होप ये समझ में आ गया हो। जस्ट अ सेकेंड, बेयर विद मी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इधर देखिए, क्लीन क्लोथ्स का मतलब है, बुक में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो प्रोफेशन, पहले लिखो। क्लोथ्स का मतलब है अटायर, अटायर का मतलब है प्रोफेशन। समझाती हूँ। अब प्रोफेशन का ये मीनिंग नहीं होता जैसे कि तुम बोलो मैम वो एक IAS ऑफिसर है, या आप एक मेंटोर हो, या कोई बंदा एक डॉक्टर है, वो तो होता ही है। प्रोफेशन का एक्चुअल मीनिंग समझते हो? जो चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, ध्यान से समझो, जिस चीज़ को हम प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ हमें पीसफुल रहना चाहिए, हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, हमें अच्छी मेहनत, जो भी चीज़ को हम प्रमोट करते हैं वो हमारा प्रोफेशन होता है। कहते हैं इस मोमेंट में ना वो पुराना प्रोफेशन छोड़ देंगे। पुराना प्रोफेशन, देखो, पुराना प्रोफेशन मतलब पुराने कपड़े, क्लियर? पुराना प्रोफेशन, और प्रोफेशन के स्पेलिंग में याद रखना सारे डबल F यूज़ करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सारे तो नहीं, काफ़ी, तो सिंगल F यूज़ करना है और डबल S यूज़ करना है। पुराना प्रोफेशन छोड़ के लोग जो हैं वो नया प्रोफेशन प्रमोट करेंगे। लेकिन नया, क्लीन क्लोथ्स मतलब न्यू प्रोफेशन। कौन सा न्यू प्रोफेशन होगा? When people would promote, ये लिखोगे तुम, in this moment people would promote unity, love, peace, togetherness। दोबारा बोल देती हूँ तुम्हारे लिए अगर नहीं समझ में आए हो। लोग पुराने कपड़े उतार देंगे का मतलब है पुरानी चीज़ें जो वो प्रमोट करते थे कि हमें लड़ना चाहिए, हमें डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो सब चीज़ें छोड़ देंगे क्योंकि क्या होगी उनको? यस, यू नो द वर्ड, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सेल्फ रियलाइजेशन होगी, ठीक है? और इसलिए वो पुराने कपड़ों को उतार के, मतलब पुराने प्रोफेशन को उतार के न्यू कपड़ों को पहनेंगे, विच मीन्स वो प्रमोट करेंगे। क्या प्रमोट करेंगे? यस, यू आर राइट, यूनिटी, लव, पीस, टुगेदरनेस। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स कौन है? सारे, मैनकाइंड। अब उनके लिए कोई धर्म के बेसिस पे डिविजन नहीं है। ऐसा नहीं है कोई इस देश को बिलोंग करता है, सब हम क्या हैं बाय द एंड ऑफ द डे? इस मोमेंट में हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। क्या है? ह्यूमन बींग्स। इस मोमेंट में हम सब एक हो जाएंगे। would walk about with their brothers in the shade। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। doing nothing, बच्चे अक्सर पूछते हैं doing nothing का क्या मीनिंग है? doing nothing का मीनिंग है गाइज कि doing no kind of destructive activity। nothing का मतलब है no destructive activity। no destructive activity, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट। डूइंग नथिंग का मतलब है कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही होगी इस मोमेंट में। क्या समझ में आ गया? हर तरह की वॉर थम जाएगी, हम सब एक हो जाएंगे, भूल जाएंगे सारी बुराइयां और एक होकर डूइंग नथिंग में का मतलब प्यार प्रमोट करते करते एक साथ चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ना पोएट अपने आप को क्लैरिफाई करता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, मैं भी थी जब 12th में मैंने ये पोम पढ़ी थी खुद, ओके, एंड यू ऑल्सो आर रीडिंग दिस पोम। बच्चे अक्सर इसका ये मीनिंग निकाल लेते हैं जो पोएट क्लैरिफाई करने वाला है कि जी पैब्लो नेरुडा या पोएट ने बोला था कि दुनिया में भाग दौड़ मत करो, नहीं करना, आराम से बैठो, काम काज छोड़ के बैठो। नहीं, पोएट यही क्लैरिफाई कर रहा है कि ना जी ना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा काम काज छोड़ के। ये तीनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएट खुद को बेसिकली कर रहा है क्लैरिफाई कि ना जी ना गाइस, ये भी नहीं कि काम काज छोड़ो और सोचो कोई नहीं चिल मारते हैं, नहीं। इस मोमेंट का मतलब है, वो कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा काम काज छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि तुम प्रोडक्टिव पॉज लो। अपने आप को क्या कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू क्लैरिफाई हिमसेल्फ। वो कह रहा है प्रोडक्टिव पॉज लो, ओके। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। नहीं यार, काम काज छोड़ के बैठ जाओगे, जिंदगी मिली है, ये नहीं मैं कह रहा। पोएट अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है। राइट डाउन द वर्ड क्लैरिफाई इन द बुक। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट का मतलब है लाइफ इज ऑल अबाउट रियलाइजिंग योर ड्रीम्स। वो कह रहा है लाइफ क्या है, ये लाइफ है कि अपने सपने पूरे करो, भागो दौड़ो, सब कुछ करो जो करना चाहते हो, हर चीज जो विजुअलाइज करते हो उसे कर दिखाओ, लेकिन डू इट विद अ प्रोडक्टिव पॉज। मेरा मतलब गलत मत लेना, पोएट कह रहा है लाइफ इट इज व्हाट इट इज अबाउट। इट का क्या मतलब है, ड्रीम्स, एम्बिशंस, जो भी तुम करना चाहते हो फुलफिल। इज दैट ओके? लेट्स गो ऑन। ओके, ये पैराग्राफ इकट्ठे समझेंगे, डोंट वरी, आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. चलते हैं वन बाय वन, चलते हैं, ध्यान से सुनो, चलो। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, keeping our lives moving का मतलब है progress। सिंगल माइंडेड का मतलब है हम क्रेजी हुए हैं कंपटीशन में, मैडनेस हुई है सबको, हर जगह टॉप के स्कोर्स चाहिए, हर जगह टॉप के नंबर चाहिए, ये चाहिए, परफेक्शन चाहिए हर जगह। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर प्रोग्रेस के लिए हम इतने भी पागल ना होते, मतलब प्रोग्रेस करो वो कहते हैं, लेकिन विद अ प्रोडक्टिव पॉज, ये मीनिंग है इस पैराग्राफ का बेसिकली। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यहाँ पे मतलब है कुड डू नथिंग का मीनिंग है कुड टेक अ प्रोडक्टिव पॉज। राइट डाउन गाइज, नहीं तो तुम्हें हल्का सा मुश्किल लग सकता है ये वाला। कुड टेक अ प्रोडक्टिव पॉज, एंड फॉर वंस कुड टेक अ प्रोडक्टिव पॉज, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। ह्यूज साइलेंस का अगेन मीनिंग है प्रोडक्टिव पॉज की वजह से जो पीस आएगा, पीस। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, सैडनेस का मतलब है वैक्यूम, खालीपन, जो हम कहते हैं हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, ठीक है। इकट्ठे समझाती हूँ, पहले लिखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। डेथ का मतलब यहाँ पे है इमोशनल डेथ। चलो कोई नहीं, पहले मीनिंग्स लिख लिया, अब समझते हैं मीनिंग क्या है। अगर हम अपनी जिंदगी में इतने पागलपने से काम ना कर रहे होते, लाइक प्रोग्रेस के लिए इतने क्रेजी ना हुए होते और हमने दर पे लिए होते प्रोडक्टिव पॉजेस, हमने जब भी हमें लगा कि यार हम खुद से कनेक्टेड नहीं है, हमने अब अगर प्रोग्रेस करते करते प्रोडक्टिव पॉजेस लिए होते, तो आज जो आगे है ये जो डिप्रेशन, वैक्यूम, एम्प्टीनेस, खालीपन, खोखलापन, आज वो खोखलापन, खालीपन हमारी जिंदगियों में ना आया होता। थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ मतलब आज हम सब इमोशनली डेड ना हुए होते, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना हुए होते। सिंगल माइंडेड हुए होते, पोएट कह रहे करो, लेकिन क्या करो, एक ही कंडीशन है पोएट की, come on, go for your dreams, do it, do all that you want to do, but take a productive pause। अगर productive pause लोगे, इसका यही मीनिंग है, तो तुम emotionally dead नहीं होगे। That's the whole meaning। Write down these words and you will understand कि क्या मीनिंग है इन लाइन्स का। Okay, perhaps कहते हैं क्यों ना अर्थ से ही सीख लिया जाए, अर्थ धरती से सीख लिया जाए, क्या? As when everything seems dead and later proves to be alive। सोचो जरा, पोएट के हिसाब से तो अर्थ भी लेती है एक प्रोडक्टिव पॉज। पोएट कहते हैं यार अर्थ से ही सीख लो, धरती जिस पे हम सब एग्जिस्ट करते हैं वो भी लेती है एक पॉज, वो भी लेती है एक ब्रेक लेती है। कौन सी ब्रेक लेती है सोच के देखो अर्थ, और कब ब्रेक लेके कम बैक मारती है अर्थ?
अकॉर्डिंग टू द पोएट, देखो कहते हैं अर्थ कब पॉज लेती है, अर्थ पॉज लेती है व्हेन इट टेंड्स टू हाइबरनेट इन विंटर्स, हाइबरनेट इन विंटर्स। वेट, हाइबरनेट का मतलब है, ऐसा नहीं लगता सब कुछ शांत हो गया विंटर्स में। हाइबरनेट का मतलब होता है अर्थ ऐसा लगता है अपने ना किसी अंदर होल में चली गई है, अर्थ जो है वो शांत हो गई है, सब कुछ ऐसा लगता है विंटर में अर्थ ने प्रोडक्टिव पॉज ले लिया है, हाइबरनेट हो जाती है, सब शांत, पेड़ शांत, एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग सीम्स टू गो टू अ स्टैंड स्टिल। ऐसा लगता है अर्थ जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई है। और कहते हैं ये प्रोडक्टिव पॉज लेके अर्थ कम बैक कब मारती है, स्प्रिंग सीजन में। नोट किया तुमने स्प्रिंग सीजन में अर्थ कैसे बाउंस बैक करती है with its energy, with new leaves, with new flowers। तो अर्थ का ये कम बैक होता है। अर्थ से सीख लो कि अर्थ कितनी खिलखिला के वापस मारती है, कम बैक मारती है। यही पॉज गाइज, अगर तुम अभी स्ट्रेस्ड हो बोर्ड्स की वजह से या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की वजह से, कम ऑन टेक अ प्रोडक्टिव पॉज फॉर योर सेल्फ, राइट? क्योंकि हर कोई बंदा जब प्रोडक्टिव पॉज लेता है और उसके बाद मारता है कम बैक, तो हमेशा हमारी बेटर वर्जन निकल के आती है। Now I'll count up to 12 and you all will keep quiet. First two lines of the poem are repeated yet again and I will go। जो पोएट है बहुत प्यार से पोम को एंड करता है, मतलब वो रीडर्स को अपने थॉट्स के साथ छोड़ देता है। उसने रीडर्स को बहुत कुछ बता दिया है कि यार खुद से कनेक्ट करो, वॉर्स को छोड़ दो, नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो, लेट्स बी यूनाइटेड। क्यों कर रहे हैं हम ये वॉर्स? अब वो चाहता है कि हम सब सच में ले प्रोडक्टिव पॉज, हम सब करें एनालाइज। वो हमें अपने थॉट्स के साथ छोड़ के जाना चाहता है कि आई एम गोइंग व्हाइल यू ऑल जस्ट कीप थिंकिंग। ओके, तो वो हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन के साथ छोड़ के जा रहा है। सो दिस वॉज द लवली, ब्यूटिफुल एंड अ वेरी पावरफुल पोम कीपिंग क्वाइट। क्या सीख रहे हैं इस पोम से? कीवर्ड्स जो कि तुमने बहुत ध्यान से, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उन्हें बहुत अच्छे से करना, एंड साथ साथ मीनिंग समझना और सिंबॉलिक मीनिंग ज़रूर समझना। ऑल्सो हमने लाइफ के लिए बहुत प्यारा लेसन लिया कि यार भागते दौड़ते, कहीं सबसे प्यारी चीज़ हमारी लाइफ में हम हैं। क्यों? कहीं वो पोएट कह रहा है भागते दौड़ते खुद को मत खो देना। सो एवरीवन, एज आई एंड दिस लवली चैप्टर, what you need to do is connect to yourself, talk to yourself, introspect, retrospect, and get ready for a comeback every day, every year. And I'll see you in our next supercharged session on a beautiful poem, My Mother at 66. Thank you so much, guys. Have a great day.